नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट को डिस्कशन कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, और इसके लिए हमने जो विकल्प चुना है वह है क्वेश्चन एनालिसिस। और क्वेश्चन एनालिसिस से संबंधित यह तीसरा पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट डिस्कशन कर लिया है, तो आज हम तीसरे पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं। और इससे संबंधित यदि किसी भी प्रकार के डिस्कशन की आवश्यकता होगी टॉपिक की, तो उसको भी बीच बीच में हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। मेन फोकस हमारा क्वेश्चन पर रहेगा। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है वह है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आप जनरली याद करिएगा, लगभग 500 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? लगभग 500 सेकेंड लगता है। और उसी को यदि आप मिनट में चेंज कर देंगे तो जो लगभग आता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, यानी पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है। जब आप सोलर स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो सोलर स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर कई प्रकार की वेवलेंथ होती हैं, और उस वेवलेंथ में जो सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है वह होती है रेडियो वेव की, और यदि सबसे छोटी वेवलेंथ देखा जाए तो कॉस्मिक रे की होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय में पूरा करता है। क्वेश्चन देख रहे हैं, काफ़ी आसान है। तो देखिए, हर आयोग का यह नियम होता है कि कुछ प्रश्न इतने इजी दे देते हैं कि उसको कोई भी बच्चा कर सकता है, चाहे वह भूगोल पढ़ता हो या ना पढ़ता हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जो ऑन एवरेज बच्चे कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं वही कर सकते हैं। तो इसलिए आप चूँकि यदि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, उसमें नौकरी लेनी है, तो फिर आपको थोड़ा एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में, कि जिससे आप हर प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकें और जहाँ तक हो मैक्सिमम प्रश्नों को उचित आंसर दे सकें। इसलिए उसके लिए थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि मान लेते हैं कि यदि सभी बच्चे 110, 112 कर रहे हैं तो आप भी करेंगे, लेकिन उसके बाद एक एक प्रश्न बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मान चलिए कि जितना सब लोग करेंगे उतना तो आप भी करेंगे, लेकिन उससे एक प्रश्न या 2 प्रश्न आगे बढ़ने के लिए आपको कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो बस फैक्ट हैं, फैक्ट को याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं होता है। जैसे भी आप याद करें, याद ही करना पड़ेगा, और आंसर है 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। अब उत्तरदायी कारक कौन है जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। मौसम यानी कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है, कभी बरसात है। इन सब के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं वैसे हम लोग जब वायुमंडल पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पृथ्वी की जो परिक्रमा है यह तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ में यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं रहेगी तो इस मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। यानी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है, और उसी झुकाव के कारण जब वह सूर्य के करीब होती है तो उसका नॉर्थ पोल दूर हो जाता है, और इसी झुकाव के कारण जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होती है तो नॉर्थ पोल सूर्य के सम्मुख हो जाता है, जिसलिए यहाँ पर गर्मी पड़ने लगती है। और इसी झुकाव के परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात। इसे जलवायु नहीं कहते हैं। जलवायु और मौसम में अंतर होता है। जो जलवायु होती है दीर्घकालिक, जैसे पूरे भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है। लेकिन मौसम कैसे हैं, तो मौसम में हम कहेंगे कभी वर्षा ऋतु है तो कभी शीत ऋतु है। यानी ये ऋतु हैं, मौसम हैं, लेकिन जलवायु काफ़ी लंबे अवधि की होती है। तो यहाँ पर 2 विकल्प होना, मतलब 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहला तो आवश्यक यही है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव आवश्यक है। दूसरा, परिक्रमा आवश्यक है। यदि परिक्रमा नहीं होगी, सपोज दैट हम एक यहाँ पर आपके सामने इमेज ड्रा कर दे रहे हैं आप लोगों के
स्पष्टता के लिए यहां पर हम बात कर लेते हैं एक अलग से। कि मान लेते हैं यह पृथ्वी का ऑर्बिट है और इसी पे पृथ्वी ऑर्बिट कर रही किसका, सन का। अब मान लेते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है लेकिन यहां पर है और परिक्रमा नहीं कर रही है। तो यदि परिक्रमा नहीं करेगी तो जहां पर दिन छोटा है वहां पर दिन छोटा ही रह जाएगा, जहां पर दिन बड़ा है दिन बड़ा ही रह जाएगा। और यदि यहां पे है और आगे नहीं बढ़ी तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। यानी पृथ्वी पर दिन रात के छोटे बड़े होने के लिए, मौसम में परिवर्तन के लिए पृथ्वी का परिक्रमा आवश्यक है, लेकिन यह तभी देखा जाएगा जब उसमें झुकाव रहेगा। यानी दोनों शर्त होनी चाहिए, लेकिन दोनों में से यदि किसी एक का चयन करना हो, क्योंकि अन्य भी तो खगोलीय पिंड हैं, वो भी तो परिक्रमा कर रहे हैं। यानी ये मान के चला जा रहा है कि परिक्रमा तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जिसका झुकाव ज़्यादा होगा वहाँ पर परिवर्तन ज़्यादा होगा, जिसका झुकाव कम होगा उसमें परिवर्तन बहुत कम होगा। तो पृथ्वी का झुकाव चूंकि सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादा है, 23.5 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अपने विकल्प के अनुसार यहाँ पर आंसर देना है कि विकल्प क्या क्या हमारे सामने प्रस्तुत है। तो विकल्प दिया है कि पृथ्वी घूर्णन, हाँ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसके कारण दिन रात होता है, ना कि दिन रात छोटा बड़ा होता है और ऋतु में परिवर्तन होता है, नहीं, सिर्फ दिन रात होता है यदि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर केवल रोटेट कर रही है तो। दूसरा है परिक्रमा, हाँ परिक्रमा आवश्यक है। तीसरा पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, ये भी जरूरी है। यदि झुकाव नहीं है तो फिर दिन रात के छोटे बड़े या मौसम में परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ सूर्य का घूर्णन आवश्यक नहीं है, सूर्य के घूर्णन से पृथ्वी के मौसम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सूर्य घूर्णन करता है लेकिन अपने सारे सौर परिवार को लेकर के चलता है, इसलिए उसका कोई सापेक्षिक रिलेशन नजर नहीं आता है, क्योंकि सूर्य के सापेक्ष सब स्थिर रहते हैं। तो वहां पर हम कहेंगे कि इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर होगा इसमें दो आवश्यक है, एक तो है पृथ्वी की परिक्रमा, दूसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। यानी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी सेकंड विकल्प यहाँ पर सही है। क्या हो जाएगा, सेकंड विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्या तप प्राप्त होता है। वैसे यह स्थिति जो है भूमध्य रेखा की है कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर रहता है उस समय यह स्थिति देखने को मिलती है। फिर भी इसको हम एक इमेज के माध्यम से ड्रा कर देते हैं। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और यह पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, और परिक्रमा करते हुए यहाँ से यह जाती है 23.5 तक नॉर्थ में, उसके बाद फिर वापस आती है, फिर अगले सदर्न हेमिस्फीयर में जाती है और फिर यहाँ से वापस जाती है। यानी सूर्य जो लंबवत चमकता है, एक बार विषुवत रेखा पे, फिर कर्क रेखा पर, फिर विषुवत रेखा पे, फिर मकर रेखा पर, और यह स्थिति जो होती है यहाँ पर हम मान लेते हैं मार्च का है 21 मार्च, फिर यहाँ पर पहुँच जाता है जून हो जाएगा, 3 महीना जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर चूंकि ये जून ही है, जून के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर सितंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पर दिसंबर आ जाएगा। क्या जाएगा, दिसंबर, यानी ये भी दिसंबर हो जाएगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि मार्च, क्या मार्च में सूर्य रहता है विषुवत रेखा पे चमकता है, जून में पहुंच जाता है, यह उत्तर होते होते कर्क रेखा पे पहुंच जाता है, फिर वापसी आती है। और ये सब क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, तभी होता, अन्यथा होता नहीं। और 23.5 तक इसीलिए जाता है क्योंकि 23.5 पर ही पृथ्वी झुकी हुई है, इसलिए वहीं तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। फिर वापस आता है और सितंबर में फिर कहाँ पहुंच जाता है, विषुवत रेखा पे पहुंच जाता है, और दिसंबर में कहाँ पहुंच जाता है, मकर रेखा पे। तो सूर्य जिस गोलार्ध में होगा उस गोलार्ध का दिन बड़ा हो जाएगा और अपोजिट में दिन छोटा हो जाएगा। साथ में जहाँ पे सूर्य रहेगा वहाँ पे गर्मी पड़ेगी और अपोजिट में ठंडी हो जाएगी। तो इस संकल्पना को हम मान के चल रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है, फिर भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे यदि थोड़ा बहुत भूला होगा तो याद आ जाएगा। लेकिन फिर भी यदि जलवायु पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में डिस्कशन
करेंगे। इस प्रकार इस पूछे गए प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार सूर्य जाता है, एक मार्च में और एक सितंबर में। जबकि जून में कहाँ पे रहता है? कर्क रेखा पर, और दिसंबर में कहाँ पर रहता है? मकर रेखा पर। इसी प्रकार और भी प्रश्न आपके सामने आप नजर आएंगे, तो उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिए। जैसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वर्ष का सबसे ज्यादा सूर्यातप मार्च 21 एवं सितंबर 23 को प्राप्त करता है? तो जाहिर सी बात है, जब विषुवत रेखा पे सूर्य लंबवत चमकेगा तो विषुवत रेखा को ही सबसे ज्यादा सूर्यातप की प्राप्ति होगी, यानी इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, 2 बसंत विषुव, यानी एक बसंत विषुव हो गया, फिर दूसरा बसंत विषुव आएगा। यहां पर देखिएगा 2 विषुव होता है, एक शरद अयनांत होता है, एक ग्रीष्म अयनांत होता है, और एक विषुव होता है। तो वहां पर बसंत विषुव का मतलब होता है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने लगता है तो वहां पर प्रारंभ होता है ग्रीष्म अयनांत, लेकिन उसी विषुव का नाम होता है बसंत विषुव। क्या नाम होता है? बसंत विषुव। जैसे अभी हमने पिछले में जो अभी हम बनाए थे इमेज, उसकी बात कर रहे हैं। यहां पर जो पृथ्वी है, यहां से जब सन कर्क रेखा की तरफ जाता है, कहां जाता है? कर्क रेखा की तरफ, तो यहां पर गर्मी की शुरुआत हो जाती है। किसकी शुरुआत होती है? ग्रीष्म ऋतु की। लेकिन ये जो विषुव है, यहां भी एक विषुव होता है जहां से गर्मी की शुरुआत होती है, और एक विषुव यहां होता है जब यहां से इधर जाता है, यानी जब सूर्य विषुवत रेखा पे चमकता है तो उसका नाम विषुव होता है। तो 2 बार विषुव हो गया, एक मार्च में और एक सितंबर में। तो जो सितंबर में होता है यहां को कहते हैं हम लोग शरद विषुव, ठीक है। और यहां पे जो होता है उसको कहते हैं बसंत विषुव। क्या कहते हैं? बसंत। तो एक बार जब बसंत की शुरुआत हो गई तो अगली बसंत फिर अगली बार होगी ना, तो एक बसंत के बाद दूसरी बसंत को आने में पूरे साल भर का टाइम लग जाता है। ऐसा ना सोचिएगा कि एक बसंत यहाँ पे हो गया तो एक बसंत यहाँ पे हो गया, यानी एक मार्च में, एक फिर जून में यहाँ तक पहुँचा, फिर सितंबर में आ गया, तो ऐसा नहीं है। बसंत एक ही बार आता है, साल में 2 बार बसंत नहीं आता। विषुव 2 बार होता है, एक शरद विषुव है, एक बसंत विषुव है, लेकिन यहां पर बात कर रहा है बसंत विषुव की। तो बसंत विषुव साल में एक ही बार आता है, और इसके यानी 2 बसंत विषुव के बीच का जो टाइम अंतराल होता है वह है 365 दिन। अर्थात इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा 365 दिन, यानी विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म अयनांत होता है। ग्रीष्म अयनांत यानी मार्च, जो मार्च है उसी के बाद ग्रीष्म ऋतु तो प्रारंभ हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरायण होने लगता है, और जब उत्तरायण होगा तो ज़्यादातर सूर्यातप की प्राप्ति उत्तरी गोलार्ध में होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्म अयनांत। तो इसलिए कह रहा है कि ग्रीष्म अयनांत की शुरुआत कब हो जाती है? तो 21 मार्च को हो जाती है। हाँ, आप कहेंगे कि सर इस समय दक्षिणी गोलार्ध में तो ठंडी पड़ रही है, तो हम लोग या ज़्यादातर लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए सारी संकल्पनाएं उत्तरी गोलार्ध को ही ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। यानी अगर हम शीत ऋतु कहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध की, ग्रीष्म ऋतु कहेंगे तो उत्तरी गोलार्ध की, ये मान के चला जाता है। और नहीं तो उसको स्पष्ट तौर पर लिखना पड़ेगा कि शीत ऋतु लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की, ग्रीष्म ऋतु दक्षिणी गोलार्ध की, तब आप मानेंगे। अन्यथा यदि केवल शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु लिखा है तो आप क्या मान चलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। इसी आधार पर इस पूछे गए प्रश्न का आंसर हो जाएगा 21 मार्च, क्योंकि सूर्य 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। कब लंबवत चमकता है? 22 दिसंबर को। तो यह स्थिति किसकी है? मकर रेखा की है, दक्षिणी गोलार्ध में। और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी कब हो रहती है? दिसंबर में, यानी जब उत्तरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। जैसे इस समय अगर हम दिसंबर में बात करें तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंडी है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय गर्मी चरम पे होगी। क्या होगी? गर्मी चरम पे होगी। तो कह रहा है 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। कहाँ पर? मकर रेखा पर। और वहाँ के दिन बड़े होने लगेंगे, लेकिन यहाँ के दिन कैसे हैं? छोटे हो जाते हैं। अगला है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म कब होता है? तो ग्रीष्म कब होगा? वही दिसंबर में। जब यहाँ पर ठंडी है तो वहाँ पर गर्मी, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में
गर्मी चरम पर होती है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो जाहिर सी बात है जब सूर्य लंबवत होगा तो दिन भी बड़ा होगा, यानी दिसंबर में ही होगा। तो सेम आंसर, यानी एक ही कॉन्सेप्ट को कितने रूपों में आपके सामने पूछा जा रहा है, इसलिए कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे, लेकिन फिर भी क्विक रिवीजन के लिए यह एक सबसे बेहतर माध्यम माना जाता है, इसलिए हम लोग भी उसी माध्यम का अनुसरण करते हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। लेकिन आवश्यकता अनुसार बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत से कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो बीच बीच में आपको दिए जाएंगे, उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा। और जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उनको भी आप रेफरेंस के तौर पे देखिएगा, काफ़ी मददगार आपके लिए होगी। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने होते हैं। वैसे सबको पता है कि पूरे पृथ्वी का, यानी हम कह सकते हैं 3 भाग जल है और 1 भाग क्या है, पृथ्वी है, यानी स्थल है। 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जल कम है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल ज़्यादा है। तो उस आधार पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 81%। कितना हो जाएगा, 81%। फिर अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। मोहरोविसिक आसानतत्य की बात कर रहा है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल और एक होता है कोर। तो उसके बारे में एक हम छोटा सा आपके सामने पार्ट दिखा दे रहे हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर सपोज दैट एक हम शेप ले रहे हैं और यहाँ पर है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। 3 पार्ट हो गए। यह है क्रस्ट और यह है मेंटल और यहाँ पर है कोर। नीचे है कोर। तो यहाँ पर क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाले भी एक यानी अशांत तत्व है, यानी संक्रमण जोन है। मेंटल को कोर से अलग करने वाला एक संक्रमण जोन है। उसी प्रकार इस क्रस्ट को भी 2 भाग में बांटने वाला एक जोन है। मेंटल को भी 2 भाग में बांटने वाला एक जोन है और कोर को भी 2 भाग में बांटने वाला एक जोन है। तो यदि यहाँ पे भी एक संक्रमण है, यहाँ पर भी एक संक्रमण है, यदि इन सभी संक्रमणों का नाम आप याद कर लें तो काफ़ी अच्छा होगा, और याद भी कर लेना चाहिए। तो कौन कौन से नाम हैं उन नामों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हम नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर आता है लेहमन, फिर यहाँ पर है गुटेनबर्ग, क्या है, फिर यहाँ पे है मोहो, ऊपर चलिए देते हैं रेपेटी, मोहो हो गया, रेपेटी हो गया, और एक है कोरोनाड। क्या है, कोरोनाड। तो यहाँ पर है कोरोनाड है, मोहो है, रेपेटी है, गुटेनबर्ग है और लेहमन है। नाम थोड़ा ऊपर से गलत हो गया है, इसको संशोधित कर देते हैं। नाम याद नहीं आता था तो, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर नाम आप संशोधित कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है कोरोनाड, क्या है, कोरोनाड पहले रहेगा, फिर मोहो रहेगा, उसके बाद रेपेटी रहेगा। क्या रहेगा, रेपेटी। उसके बाद गुटेनबर्ग और लेहमन। नाम कभी कभी याद नहीं रहते ना, फिर भी कोरोनाड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमन, ये 5 आसान तत्व हैं। अब आपसे कहा जाएगा कोरोनाड तो क्रस्ट को 2 भाग में बांटता है, मोहो क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है, फिर रेपेटी मेंटल को 2 भाग में बांटता है, गुटेनबर्ग मेंटल को कोर से अलग करता है, कोर को 2 भाग में कौन बांटता है, लेहमन। तो इस प्रकार 5 आसान तत्व हैं और 5 आसान तत्व के नामों को आपको याद कर लेना चाहिए। तो और इसी आधार पर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है, मोहो। तो मोहो आसान तत्व का मतलब है यानी मेंटल और
क्रस्ट, क्या क्रस्ट और मेंटल के बीच, पहले हमने कहा कोरोनाट है, उसके बाद क्या है मोहो, तो मोहो किसको अलग करेगा, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली आसान तथ्य है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पे लिखा गया है क्या, यहाँ पर लिखा गया है ऊपरी मेंटल और यहाँ पर निचली प्रॉपर्टी, यानी क्रस्ट, क्रस्ट का निचला भाग हो गया और मेंटल का ऊपरा भाग हो गया। तो इस प्रकार इस पूछे गए, हाँ यहाँ पर ये भी कह सकते हैं प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच, तो ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर्टी, यानी क्रस्ट और मेंटल के मध्य की जो संरचना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मोहो। क्या कहते हैं, मोहो। फिर अगला यहाँ पर है, अच्छा सेम है, तो यहाँ पर दिया गया है निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, फिर है ठीक है, पहला वाला ही सही हो जाएगा, यानी क्रस्ट का निचला भाग है और मेंटल का ऊपरी भाग है। इसी के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर मोहो आसान तथ्य गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, गुटेनबर्ग में अगर आप लोग देखें तो हमने कहा था कि जो मेंटल है, मेंटल को कोर से अलग करने वाली जो आसान तथ्य है उसी को हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग। यानी यहाँ पर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा मेंटल व अंतरतम की सीमा। किसकी सीमा हो जाएगी, मेंटल व अंतरतम की सीमा। लेकिन सारे विकल्प पढ़िएगा, सियाल, सियाल कहाँ पर पाया जाता है, क्रस्ट में, सीमा कहाँ पाया जाता है, मेंटल में, फिर सियाल उसी में पाया जाता है, अंतरतम की सीमा। तो ठीक है, यहाँ पर सबसे बेहतर हो जाएगा अंतरतम यानी कोर, अंतरतम को क्या कहते हैं, कोर। तो कोर और मेंटल के बीच में ही कौन पाया जाता है, गुटेनबर्ग पाया जाता है। ठीक है, यानी कुछ और भी प्रश्न अभी शेष हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन एक अलग से पार्ट में करेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे नए पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा और यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो उसे भी हम तक पहुंचाइएगा। हम लोग उस पर उचित विचार करके जो संशोधन करने योग्य होगा उसको संशोधित करके आपके लिए बेहतर से बेहतर मटेरियल उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।